नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रंप के साथ की दो तरफा मुलाकात। ट्रंप की जानिब से अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों की सताइश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन की कारकर्दगी का लिया जायजा। इसे मजीद बेहतर बनाने की दी हिदायत। राहुल गांधी कोटा में छात्रों की गूंज। महारैली में की शिरकत। नीट पर पेपर लीक मामले पर तलबा से किया तबादला ख्याल। ममता बनर्जी ने बाज़ आबादकारी के बगैर हॉकरों की बेदखली के खिलाफ एहतजाज में की शिरकत। कहा इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। अगर मैं ना होता तो इजराइल अब तक तबाह हो चुका होता, ट्रंप का दावा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ दो तरफा मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जानिब से बैनुल-अक़वामी मफ़ाहमत और अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने इस मुआहदे और बाहमी समझौते तक पहुँचने के लिए गैर मामूली कोशिशें की। इन्हें यकीन है कि इस मुआहदे पर अमल के दौरान समंदरी कारकुनों और मल्लाहों की फ़लाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। एक बार फिर मैं अमन की बहाली और मगरबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने के लिए आपकी कोशिशों की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपने हुर्मुज़ के ज़रिए महफूज जहाज़ रानी की भी अपील की। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। है कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G7 सरबराही इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन के सदर और यूरोपीय काउंसिल के सदर से भी मुलाकात की। इस राय के मुताबिक इस मुलाकात में आलमी अमन, यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और आलमी मईशत जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास के वर्किंग मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सबके फ़ायदे के लिए मुतवाज़िन, जामे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के मौजू पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की ज़रूरत पर जोर दिया कि वह ऐसे मैकेनिज़्म तैयार करें जो तरक्की पजीर ममालिक को इक़्तिसादी लचक फ़राहम करें। इन्होंने अफ्रीका, लातीनी अमरीका और बहरुल काहिल के जज़ीरे के ममालिक को जोड़ने वाले कनेक्टिविटी मनसूबे की भी तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास के मौके पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक के साथ दो तरफा मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जर्मन चांसलर के साथ इनकी बातचीत बहुत नतीजा खेज रही। इन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, सर्कुलर इकोनॉमी, दिफा, IT में मिलकर काम करके दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती रवाबित को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की कारकर्दगी का जायजा लिया और इसे मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी कि हेल्पलाइन को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए और शिकायत के इंदराज के अमल को मजीद आसान बनाने के लिए मसनूई जहानत और कसीर लसानी सहूलत को शामिल किया जाए। इन्होंने एजेंसियों को हर कॉल को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी। इन्होंने बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने से मुतालिक अवामी शिकायत की फौरी और मौसर हल पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स में तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में 2,25,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मरहलों में भर्ती किया गया है और ये भर्ती का अमल पूरा शफाफ रहा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मुंसिफाना, शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर भर्ती को यकीनी बना रही है। नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो। ये प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी थी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। बहुत ही अच्छे से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट योगेंद्र चंदोलिया ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उनकी क़यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों में मुल्क ने तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं और हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि 2014 के बाद से मुल्क के हालात में तब्दीली आई है और मौजूदा हालात पहले से बेहतर है। 1971 का लोकसभा का चुनाव था तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। और उस नारे का मतलब कोई समझ नहीं पाया था। नारे का मतलब ये था कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपकी हम गरीबी को दूर करेंगे, हमें एक बार मौका और दीजिए। चुनाव जीत गई लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हटे। और उसके बाद 12 साल के कार्यकाल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकले। यह है क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी जी का। आगे बात करें, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों, बहनों को उन्होंने एलपीजी गैस का सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर मुफ्त देने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा बहनों के लिए इज्जतघर शौचालय बनाने का काम किया। और मरकजी वजीर मुरलीधर मोहोल ने शिवसेना यूबीटी में मुबैना बगावत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों पर कहा कि ऑपरेशन टाइगर का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी कारकुन इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता है। मेरा मानना है कि इसमें शामिल अफराद ही इस बात करें। मुझे लगता है कि वो इस नुकसान को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो पहले ही हो चुका है। हर चीज़ को बीजेपी से क्यों जोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सवाल ही नहीं है तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे दे सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने जो लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल है, वो आपके ऊपर आरोप लगाना है कि बीजेपी क्या है, उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं अभी। तो उनके साथ में ये क्या एजेंडा है कि बीजेपी पे उनको बात करनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्या है जो है, मुझे लगता है कि जो डैमेज होना है उसको कंट्रोल करने में लगे। लेकिन ये क्यों करे बीजेपी का, हर कोई कुछ भी होता है तो बीजेपी करे। मुझे लगता है आपको आपका घर संभालना नहीं आता है तो दूसरों को दोष देने में कोई, मुझे लगता है कि कोई
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने राजस्थान के शहर कोटा में छात्रों की गूंज महारैली में शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर तलबा से बराह रास्त तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क का मौजूदा तालीमी निज़ाम नौजवानों को चंद मखसूस पेशों तक महदूद कर देता है, हालांकि हर तालिब इल्म के अंदर अलग सलाहियत और अलग ख्वाब मौजूद होते हैं। इन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने सफ़र के दौरान जब वो नौजवानों से पूछते थे कि वो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर जवाब चंद रिवायती शोबों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर या इसी नौइयत के दीगर पेशों तक महदूद होते थे। इन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हमारे बच्चों के ख्वाबों की परवरिश नहीं करता। ये उन इख्तियारात और ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करता जो वो हकीकी मानों में हासिल करना चाहते हैं। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person. मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बाज़ाबातकारी के बगैर हॉकरों की बेदखली के खिलाफ एहतजाजी मार्च में शिरकत की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि हॉकर्स को बगैर बहाली के बेदखल करना गैर इंसानी इक़दाम है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। टेलीग्राम के बानी और CEO पावेल डोरोफ ने हिंदुस्तानी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से 15 करोड़ से ज़ायद आम सार्फिन मुतासिर हुए हैं, जबकि असल जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। इनके मुताबिक पाबंदी के बावजूद लीक्स का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि ये सरगर्मियाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल हुई। नीट UG से मुतालिक मुबैना धोखाधड़ी और पर्चा लीक स्कैंडल के बाद मरकज़ ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि टेलीग्राम पर बाज़ ग्रुप्स और चैनल्स इम्तिहानी मवाद के गलत इस्तेमाल और फ्रॉड में मुलव्विस थे। भारत की तवानाई सलामती से मुतालिक एक नई रिपोर्ट ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के स्ट्रेटेजिक खाम तेल के ज़खायर सिर्फ 9 से 10 दिन की दरामदी ज़रूरियात पूरा करने के काबिल है, जो जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के मुकाबले में नहायत कम है। भारत के स्ट्रेटेजिक खाम तेल के ज़खायर मुल्क की सिर्फ 9 से 10 दिन की खालिस खाम तेल दरामदात के बराबर हैं, जो दरामदी तेल पर इन्हिसार करने वाले दीगर बड़े ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। ये इंकिशाफ बुध के रोज़ जारी होने वाली एक नई रिपोर्ट में किया गया है।
तवानाई, माहौलियात और पानी की काउंसिल की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक जो खाम तेल की दरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, 200 दिन से जायद की जरूरियात के बराबर जखायर रखते हैं। रिपोर्ट भारत का तवानाई का मुस्तकबिल कितना महफूज है में कहा गया है कि भारत अपनी 85% से ज्यादा खाम तेल दरामदात सिर्फ 6 ममालिक से हासिल करता है, जिनमें रूस और मगरबी एशिया के अहम सप्लायर ममालिक शामिल हैं। इस सूरत हाल के बाइस सप्लाई में किसी भी खलल की सूरत में मुतबादिल जराई तक फौरी रसाई महदूद हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती गैस के शोबे में भी भारत अपनी तकरीबन निस्फ जरूरत माया कुदरती गैस LNG की दरामदात से पूरी करता है, लेकिन मुल्क में स्ट्रेटेजिक गैस जखीरा करने की कोई मखसूस सहूलत मौजूद नहीं, जिसके बाइस खाद के कारखाने और शहरी गैस नेटवर्क खतरात से दो चार रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी निशानदही की गई है कि फौलाद साजी के लिए ऑस्ट्रेलिया से दरामद की जाने वाली कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल के लिए इंडोनेशिया की बरामदी पॉलिसियों पर इन्हिसार भारत की तवानाई सलामती के लिए एक अहम चैलेंज बनता जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो ना होते तो इजराइल अब तक तबाह हो चुका होता। G7 सरबराही इजलास के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि इनकी क़यादत के बगैर इजराइल की पोजीशन कमज़ोर हो सकती थी, क्योंकि कोई दूसरा सदर वो इक़दाम उठाने को तैयार नहीं था जो इन्होंने उठाया। G7 सरबराही इजलास के मौके पर सदर ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और मुश्किल हालात में तहम्मुल से काम लेने पर कतर की सताइश भी की। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में यह दावा भी किया कि अगर उनकी क़यादत और पॉलिसियों का किरदार ना होता तो इसराइल को संगीन खतरात का सामना करना पड़ता और उनकी क़यादत के बगैर इसराइल की पोजीशन कमजोर हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अगर वो ना होते तो इसराइल तबाह हो चुका होता। For the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. दूसरी जानिब ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार और मजबूत करार दिया। ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिलखुसूस लेबनान के मामले में नेतन्याहू को ज्यादा जिम्मेदारी और सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए। खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म सिफारती सतह पर किसी हद तक तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। इस तासुर को इस हकीकत से भी तक़वियत मिलती है कि ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे में अमेरिका ने इसराइल की अहम शराइत को शामिल नहीं किया, जबकि 19 जून को मुतवक्के मुआहदे के मुसव्वदे तक रसाई की इसराइली ख्वाहिश भी वाशिंगटन ने मुस्तरद कर दी। मज़ीद बरआं सदर ट्रंप ने एक गैर मामूली बयान में इसराइल को शाम के मुकाबले में कमज़ोर करार देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ शाम इसराइल से ज़्यादा मौसर अंदाज में नबर्द आजमा हो सकता है। इसी सिलसिले की एक और अहम पेशरफ्त में अमेरिका ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गवीर को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया, जिसे इसराइल के लिए एक बड़ा सिफारती धचका करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान पर हमले से कबल नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को यकीन दिलाया था कि जंग के आगाज के साथ ही ईरान में इख्तिदार का तवाजुन बदल जाएगा और हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, लेकिन हक़ाइक़ इस दावे के बरक्स साबित हुए। मुबसरीन के नज़दीक शायद यही वो अवामिल हैं जिन्होंने ट्रंप को नेतन्याहू के सियासी अंदाज़े फ़िक्र और हिकमत अमली पर नजर सानी पर मजबूर किया है और खित्ते की नई सियासी बिसात पर नेतन्याहू को अलग थलग कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसी दौरान अमेरिकी ट्रंप ने 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक़ सदर बराक ओबामा की इंतज़ामिया ने ईरान को 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की खतीर रकम इमदाद की थी। ट्रंप ने इस मुआहदे को अमेरिका के लिए एक बेसूद और ख़राब मुआहदा करार दिया और दावा किया कि इससे ईरान को ही माली फ़ायदा पहुँचा। I mean, the JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash, gave him hundreds of millions of dollars, gave him billions and billions of dollars, but he gave him $1.7 billion in cash, green cash from banks, into a Boeing 757 and flew it into Iran. And they stood at the plane. I have pictures of it, like, oh my, look at this money he's giving us. He tried to bribe his way out. I didn't do that.
Nobody mentions that. 1.7 billion and hundreds of millions of dollars. They tried to bribe their way out of it. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid. अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुआहदे से मुतालिक आलमी सिफारती हल्कों में बहस जारी है। माहिरीन का ख्याल है कि मुआहदा ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे की बनिस्बत अमेरिका के लिए कम फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और ख़ित्ते में वाशिंगटन की पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अमेरिका और ईरान के दरमियान 19 जून को होने वाले अमन मुआहदे के नए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ने आलमी सिफारती हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। तज्जिया निगारों का कहना है कि 2015 में तय पाए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वाज़े पाबंदियां, सख्त निगरानी का तरीक़ाकार और बैनुल-अक़वामी मुआयनों का निज़ाम मौजूद था। इसके बरक्स नए मुआहदे की कई तफसीलात अभी तय होना बाकी है और अहम मामलात मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात पर छोड़ दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के माहिर उसामा खलील के मुताबिक नए इम्कानी मुआहदे में वाशिंगटन की पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। We have to go back a bit to 2018 when President Trump scrapped the Joint Comprehensive Plan of Agreement for Iran's nuclear program, plan of action rather, for Iran's nuclear program, which was the agreement signed by President Obama. Now, President Trump scrapped it and insisted he could negotiate a better deal. He launched a maximum pressure campaign on Iran that went through, and the only thing that interrupted it was COVID. That included the assassination of General Qasem Soleimani. It included heightened sanctions. When he was voted out of office and then returned, he reignited that maximum pressure campaign, including attacking Iran twice in a year in coordination with Israel. What we've now realized is, and that's clear in this memorandum of understanding, is that the terms of this are no better, in fact, are quite worse for the United States than the JCPOA was that was negotiated by President Obama. How is it worse? One, there's a far greater amount of money that's going to be released to Iran, either in the form of unfrozen funds, reconstruction aid, as well as the charging of what they're calling service fees for the Strait of Hormuz, for commercial traffic through the Strait of Hormuz. In addition, Iran is going to have 60 days now during this negotiation in which it can sell oil without U.S. sanctions. So all of this is a much better deal for Iran than they had under the JCPOA. And all they did was agree to what they've already agreed to, both under the Nuclear Non-Proliferation Agreement, which Iran is a party to. जहां एक तरफ नाक़िदीन के मुताबिक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ख़ित्ते में उसके असर व रसूख जैसे हसास मामलात पर भी वाज़े पेशरफ़्त नज़र नहीं आती, वहीं दूसरी तरफ मुआहदे के हिमायती इसे कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम कदम करार दे रहे हैं। फ़िलहाल ये बहस जारी है कि आया ये फ्रेमवर्क ख़ित्ते में इस्तेकाम का बायस बनेगा या अमेरिका को एक ऐसे मुआहदे पर इक्तिफ़ा करना पड़ेगा जो उसके साबिक़ जौहरी मुआहदे से भी कमज़ोर समझा जा रहा है। मुआहदे की हतमी शराइत सामने आने के बाद इसके हकीकी असरात का अंदाज़ लगाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।